हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे CTET 2025 के रिगार्डिंग, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे CDP के कुछ क्वेश्चंस को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और जल्द ही इस चैनल पे आपको लाइव भी किए जाएंगे, आपके लिए लाइव भी किए जाएंगे इस चैनल पे, और क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो आज हम CDP के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्ट क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज़ डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक खेल के दौरान एक बच्चा जिसका नाम रोहन है, वो हर्ट हो जाता है, उसे चोट लगती है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद उसके पिता रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, गर्ल्स की तरह बिहेव मत करो, बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। तो ये स्टेटमेंट जो उसके पिता ने दी है वो क्या है? क्या ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप? क्या ये क्या ये जेंडर स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करती है? या फिर सेकंड जो ऑप्शन है वो है कि चैलेंज स्टीरियोटाइप? जब उसके पिता ने उसको बोला है कि लड़कियों के जैसे मत रो, लड़के नहीं रोते, तो क्या उन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया है? या फिर रिड्यूस जेंडर बाइसनेस, और ये जो जेंडर बाइसनेस है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। तो आप अब थोड़ा टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर अपनी नोटबुक पे लिखिए कि आप अगर एग्ज़ाम में होते तो आप इसका क्या आंसर देते। एक लड़का रोहन है जो खेल के दौरान हर्ट हुआ है और उसने रोना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके पिता उसको देख के बोलते हैं कि डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉय डोंट क्राई। ये स्टेटमेंट क्या दर्शाती है? क्या लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाती है, या फिर लैंगिक रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है, लैंगिक भेदभाव को कम करती है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है? तो आप इसका क्या आंसर करते? तो आई होप अब तक आपने अपना आंसर दे दिया होगा। देखिए, जब हम जेंडर टॉपिक को पढ़ते हैं, तब जब एक लड़का खेल के दौरान गिरने से या हर्ट होने से रोने लगा, तो जब उसने रोना स्टार्ट कर दिया, जब उसके पिता ने कहा कि डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज़ डोंट क्राई। देखिए, जब हम जेंडर टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये चैलेंज तो जेंडर स्टीरियोटाइप को बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप किसी लड़के को कह रही हो कि आप लड़कियों के जैसे बिहेव मत करो और बॉयज़ डोंट क्राई, तो आप बिल्कुल भी जेंडर जो है स्टीरियोटाइप उसको चैलेंज तो नहीं कर रहे। तो टू तो आपका आंसर नहीं होगा। तो रिड्यूस जेंडर बाइसनेस, तो ये जेंडर बाइसनेस को रिड्यूस भी नहीं कर रहा है। रिड्यूस तो कम करना होता है। तो लैंगिक भेदभाव को कम तो वो नहीं करे, वो तो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज़ डोंट क्राई। तो उसके बाद है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी को भी वो प्रमोट नहीं करे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका आंसर नहीं है। जो राइट आंसर है वो है आपका रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। तो आपने अगर आंसर 1 टिक किया है तो आपका आंसर सही है। आंसर नंबर 1, जेंडर स्टीरियोटाइप को ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो एक तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि लड़के के लिए कुछ काम डिसाइड कर दिए सोसाइटी ने, लड़कियों के लिए कर दिए। जैसे कि कह दिया कि लड़के नहीं रोते, लड़कों में भी इमोशंस होते हैं तो वो भी रोएंगे। बट क्या है, लड़कों को कह दिया जाता है बिहेव लाइक बॉयज़, लड़के नहीं रोते। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो ये आपका आंसर होना चाहिए 1 विल बी द राइट आंसर, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। और लड़कियों को कह दिया जाता है वो घर का काम अच्छे से करेंगी, वो कुछ ऐसे प्रोफेशंस अपनाएंगी जिसमें कि जैसे टीचिंग हो गया, नर्सिंग प्रोफेशन हो गया। तो ऐसे करके कुछ रोल्स हैं वो डिसाइड किए गए हैं सोसाइटी के द्वारा। और इसके साथ ही लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी। कुछ जो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि लड़के नहीं रोते, लड़कियां इमोशनल होती हैं। तो क्या है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, एक तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप को ही रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमने लड़के और लड़कियों को कुछ भूमिकाएं हैं उनमें बांध दिया कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़कियां ऐसे बिहेव करेंगी, लड़के ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे काम करेंगे। तो अगर आपका आंसर 1 है तो आपका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और उसके साथ ही आगे अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम से क्वेश्चन है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम से क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले।
इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में। फर्स्ट ऑप्शन है अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, एक टीचर एक फिक्स्ड करिकुलम को फॉलो करता है। द एम्फोसाइजेज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, तो जो एम्फोसाइजेज होता है वो कंपटीशन पे होता है कि बच्चों में कंपटीशन करवा दो। थर्ड ऑप्शन है एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देना बच्चों को उनकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, तो बच्चों को लेबल कर देना उनके एकेडमिक स्कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आप अपना आंसर अभी लगा सकते हो, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। तब तक हिंदी में इस क्वेश्चन को देखिए। एक प्रगतिशील कक्षा में नंबर ए ऑप्शन है, मतलब नंबर वन ऑप्शन है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। अगर आपने प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है टॉपिक देखा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला, तो आपने अपना आंसर कर दिया होगा। देखिए, जब हम बात करते हैं और टीचर शुड अ फिक्स्ड करिकुलम, तो ये आंसर नहीं हो सकता कि टीचर को फिक्स्ड करिकुलम को फॉलो नहीं करना, क्योंकि आज हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, आज हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। तो इसमें फिक्स्ड करिकुलम को नहीं फॉलो करना होता है। एक टीचर ने जो है करिकुलम जो है वो फिक्स्ड तो नहीं फॉलो करना होता। उसके बाद है जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है द एम्फोसाइज शुड बी ऑन द कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, तो क्या टीचर को जो अपनी क्लास के बच्चे हैं उनमें कंपटीशन कराते रहना चाहिए उनको, मतलब उनका आपस में कंपटीशन कराना चाहिए कौन सबसे बेस्ट है, कौन थोड़ा स्लो लर्नर है, कौन पीछे रह गया। तो कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं करवाना, ये भी नेगेटिव जो हो जाता है कि कंपटीशन करवाना। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। देखिए, जब आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक तो ये लेबल्ड शब्द है ना, ये बिल्कुल ही नेगेटिव शब्द है, इसको हमेशा ही एलिमिनेट करना है, कभी बच्चे को लेबल नहीं करना। इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए अभी से, कि जब आप सीटेट का आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो बच्चों को लेबल नहीं करना, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो आपने लेबल्ड वाला आंसर तो सबसे पहले एलिमिनेट करना है। उसके बाद टीचर जो है वो एक फिक्स करिकुलम को फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद है द एम्फोसाइज शुड बी ऑन द कंपटीशन, कंपटीशन भी बच्चों में आपने नहीं करवाना है। आपने क्या करना है, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करवानी है। तो ऑप्शन 3 है जो वो विल बी द राइट आंसर है आपका। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 अपनी कॉपी पे टिक किया होगा तो आपका ये आंसर सही है। इसके साथ ही साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने आंसर को साथ ही साथ में टिक कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है किस क्वेश्चन का, तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है वो इस चैनल पे पहले लाइव हुए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। और उसके अलावा जो हमने पहले जेंडर का टॉपिक किया था उसका भी पहले लाइव हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। इसके साथ ही साथ आगे भी इस चैनल पे लाइव होंगे। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग ही हम सीडीपी की तैयारी फिर से स्टार्ट करेंगे 2025 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए ध्यान से। देखिए, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hint in the form of what, why and how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy teacher will। देखिए, आफ्टर ऑब्जर्विंग, बच्चों को ऑब्जर्व करने के बाद, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन ऑनगोइंग एक्टिविटी, बच्चे एक एक्टिविटी कर रहे हैं पर उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। आ टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हाई एंड हाउ, तो टीचर ने उनको क्यूज प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। अकॉर्डिंग टू लेव वेगोस्की थ्योरी, अपनी लेव वेगोस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है कि दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचर विल, तो टीचर ये कौन सी स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं। तो लेव वेगोस्की की अगर आपने थ्योरी देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आप इसका आंसर इजीली कर लोगे। इस चैनल पे भी लेव वेगोस्की की थ्योरी है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। सबसे पहले क्या टीचर डिमोटिवेट कर देगा बच्चे को याद करने के लिए।
सेकेंड नंबर, एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। तो थर्ड ऑप्शन है कॉज विदड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट। और फोर्थ, बी मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो चारों के चारों ऑप्शंस पढ़िए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। तब तक हम हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार हम हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हिंदी में क्या है क्वेश्चन। एक सेकंड। अब एक बार इसको क्वेश्चन को हिंदी में देख लीजिए। गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चे को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवेगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योग्यता। तो आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। देखिए, अब तक आपने क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आपने अपना आंसर है वो टिक कर लिया होगा कि आपका कौन सा आंसर है। तो अभी हम आंसर को डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए, जब बच्चा एक एक्टिविटी को कर रहा है और उस एक्टिविटी को आगे करने के लिए उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो टीचर ने डिसाइड किया है कि उसको कुछ हिंट्स, कुछ क्लूज़ है वो प्रोवाइड करवाए जाएँ, जैसे वट वाई एंड हाउ। तो लेवेगोस्की की ये थ्योरी है, किस स्ट्रेटजी को टीचर ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे। देखिए, डिमोटिवेट तो बच्चे को टीचर ने नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद है एक्ट एज स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3 है कॉज विदड्रॉल ऑफ टेंडेंसी अमंग द स्टूडेंट। तो और उसके बाद है बी मीनिंगलेस इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए, मीनिंगलेस नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। कॉज द विदड्रॉल ऑफ टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। तो अगर आपने आंसर टिक किया है सेकंड ऑप्शन, तो आपका आंसर सही है। आप अपना जो है 1 मार्क्स काउंट कर लीजिए, क्योंकि अभी से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका इस बार जो सीटेट है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग, देखिए स्कैफोल्डिंग की बात कहाँ पे हुई है, लेविगोस्की की थ्योरी में हुई है। इसमें कल्चर की, लैंग्वेज की बात हुई है, ZPD की बात हुई है। तो हमने लेविगोस्की की थ्योरी को भी इस चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस देखने हैं लाइव तो वो देख सकते हो आप। तो एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग ऑफ लर्निंग, इसका आंसर होगा, आंसर 2 विल बी द राइट ऑप्शन है, आपका आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप जो हमने अब तक 3 क्वेश्चन किए हैं तो वो आपको समझ आ गए होंगे। तो ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर सको। और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो इनमें से जो सोशलाइजेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना क्या सही है। सही है बताना है आपने, क्या सही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले है 1 ऑप्शन, स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। सेकेंड ऑप्शन है स्कूल इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। थर्ड ऑप्शन है peer और प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, फैमिली इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फोर्थ है फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आप अपना आंसर लगाइए, आप कौन सा आंसर लगाते हैं। सोशलाइजेशन टॉपिक में से आपका क्वेश्चन है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपने अब तक आंसर कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख सकते हो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्रथम कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। आप तीनों थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी पढ़िए और अपना आंसर कीजिए। ये आपके सोशलाइजेशन टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये जो आपका सोशलाइजेशन टॉपिक है CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका ये टॉपिक है। तो आपने बताना है, अगर आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन पता हुआ, अगर आपको उसके एजेंट्स पता हैं, तो आपका आंसर इजीली आप सही टिक कर दोगे। आई होप आपने अब तक अपना आंसर लगा लिया होगा। तो अब ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। इन्होंने पूछा है कि सोशलाइजेशन के बारे में सही क्या है।
आपने स्कूल भी सभी जगह पढ़ा होगा, पीयर्स भी पढ़े हैं, फैमिली भी पढ़ी है, सारे ऑप्शंस आपने पढ़े हुए हैं। अब ध्यान से इनको रीड करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कूल इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। उसके बाद है पीयर आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। देखिए, जो फैमिली होती है वो कभी भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट नहीं होगी। तो जहाँ पे फैमिली को सेकेंडरी रखा है उस ऑप्शन को आपने देखते ही उसको एलिमिनेट कर देना है। फैमिली कभी भी प्राइम जो सेकेंडरी है उसमें नहीं आती, फैमिली होती है प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो उसके बाद है फैमिली एंड मास मीडिया आर बोथ। तो फैमिली एंड मास मीडिया बोथ भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है, और यहाँ पे देखिए स्कूल इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। स्कूल भी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट नहीं है, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही बन रहा है? आपका आंसर बन रहा है स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। स्कूल क्या है जी? सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है, जबकि फैमिली क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है क्या सही है, जिसमें स्कूल क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है, जबकि फैमिली क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। आंसर नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेज दैट। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आपसे पूछा है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि आगे क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ कैन बी मेजर ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सेकंड है इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। थर्ड ऑप्शन है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। और फोर्थ है देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा जो है ऑप्शन आपने टिक किया है जो आपका सही होगा। इसको हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद अपना आंसर टिक कीजिएगा। ये जो आपका इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं उनमें से क्वेश्चन है। तो उन्होंने आपसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में पूछा है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आप बता सकते हो कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है, कितने तरह के इंटेलिजेंस की बात की है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी की बात की है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है ये। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का एम्फसाइजेस क्या है। एम्फसाइजेस दैट किस चीज़ पे जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किस चीज़ पे जोर देता है। देखिए, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस कैन बी मेजर ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसका आंसर नहीं हो सकता। ये अगर आपने आंसर किया है तो आपका गलत है। तो आप जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो आपका आंसर नहीं है। और उसके बाद है इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इज श्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। वो कहते हैं कि अगर एक आयाम में बुद्धिमत्ता है तो अन्य आयामों में भी जो है इंटेलिजेंस होगी। तो इसकी बात की अगर इंटेलिजेंस एक डोमेन में है तो वो क्या इंश्योर कर देगी बाकी और डोमेन्स में इंटेलिजेंस को। तो ये भी आपका जो है सही आंसर नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल मतलब कि गलत हो जाता है यहाँ पे आकर। और उसके बाद हम बात करते हैं देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। और फोर्थ ऑप्शन है देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो फोर ऑप्शन भी आपका गलत है। तो जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड। जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड आंसर, 3 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपका सही आंसर है। अगर आपने 3 ऑप्शन को टिक किया है तो आपका सही आंसर है, 3 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी इस चैनल पे हमने डिस्कस की हुई है। अगर आप पुराने लाइव को देखना चाहते हो तो आप जो प्रीवियस लाइव उनको देख सकते हो। और आगे भी इस चैनल पे लाइव किए जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट रिप्रेजेंट डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है उसका नाम है, आपको पता ही होगा, मोरालिटी की थ्योरी है उनकी। और उसमें जो है 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल, इनमें से कौन सी स्टेज है? यहाँ पे है परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट। तो आई होप आपने अब तक क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए।
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन है जिसमें कि आपके 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो आपने ये बताना है कि परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट। अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, कुछ ऐसा मतलब कि कर रहा है, जैसे कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे जो है स्वीकृति देते हैं, तो वो क्यों करते हैं। तो आपने ये बताना है कौन सी स्टेज में, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और फॉर्मल कन्वेंशनल। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर आपने फॉर्मल कन्वेंशनल लगाया है तो आप गलत हो, क्योंकि फॉर्मल कन्वेंशनल कोई स्टेज है ही नहीं। फॉर्मल कन्वेंशनल कोई भी स्टेज नहीं है। अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी को पढ़ा है तो फॉर्मल जो है कन्वेंशनल वो कोई स्टेज नहीं है, तो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। और अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं तो देखिए अगर लेवल की बात करते हैं तो लेवल हैं सिर्फ और सिर्फ 3 के लेवल हैं, 3 लेवल हैं। तो 3 लेवल हैं और उसके साथ ही साथ 3 लेवल हैं इनके और 6 स्टेजेस हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका कन्वेंशनल। सेकंड अगर आपने आंसर टिक किया है तो आपका आंसर सही है, कन्वेंशनल लेवल है इसका। तो 3 लेवल होते हैं, एक प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और एक पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक जो लेवल है उसमें 2-2 स्टेजेस होती हैं और कन्वेंशनल लेवल के गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है ये। तो अगर आपने लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को पढ़ा है तो आपका आंसर सही होगा। इस चैनल पे भी इस थ्योरी को डिस्कस किया है, आप अगर देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका कमेंट करके बता सकते हो, और इसके साथ ही साथ आप बता सकते हो, आगे भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आगे का क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, क्वेश्चन को पढ़िए। लेवी-गोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। जो लेवी-गोस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी है उसमें इंपॉर्टेंस किस बात को ये दी है, कल्चरल टूर को, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन या इक्विलिब्रेशन। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, हिंदी में देख लीजिए एक बार और अपना आंसर टिक कर दीजिए। तो देखिए जो इक्विलिब्रेशन है वो इसमें नहीं है, वो प्याजे की थ्योरी में है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका आंसर नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 क्रॉस कर दीजिए। मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन की बात नहीं की लेवी-गोस्की ने, ना ही उन्होंने एट्रीब्यूशन की बात की है, तो ये भी नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो है कल्चरल टूल। तो आपका जो नंबर 1 है वही आपका सही आंसर। अगर आपने कल्चरल टूल किया होगा तो वो आपका सही आंसर है। कल्चरल सोसाइटी लैंग्वेज की बात करते हैं वाइगॉस्की, तो कल्चरल टूल विल विद द राइट आंसर। बाकी एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन और इक्विलिब्रेशन की बात नहीं की जाती। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अभी आप देख सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही इसको टिक कर सकते हो। इन द थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कोग्निटिव स्ट्रक्चर इन द टर्म ऑफ। अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, उससे क्वेश्चन आया है। तो आपने बताना है इन दिस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इन हिज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे ने एक्सप्लेन किया है कोग्निटिव स्ट्रक्चर को इन द टर्म्स ऑफ डैश। क्या साइकोलॉजिकल टूल कहा है उन्होंने, स्टिमुलर रिस्पॉन्स एसोसिएशन की बात की है, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, या स्कीमा की बात की है। तो इस क्वेश्चन को आप अपना आंसर टिक कीजिए, जो भी आपने आंसर लगाना है उसको टिक कीजिए और हिंदी में भी एक बार इसको देख लीजिए। तो उसके बाद देखिए अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो देखिए साइको सोशल जो सॉरी साइकोलॉजिकल टूल्स हैं उन्होंने इसकी बात नहीं की है, तो आपका आंसर नंबर 1 ऑप्शन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता इसका। तो साइकोलॉजिकल टूल की बात नहीं की है, स्टिमुलर रिस्पॉन्स और जेडपीडी की बात नहीं करते। आप बताइए जेडपीडी की बात कौन करते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात भी पियाजे नहीं करते, पियाजे बात करते हैं स्कीमा की। तो जब हम थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो स्कीमा की बात की गई है पियाजे के द्वारा। तो स्कीमा है जो आपका, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्कीमा अगर आपने टिक किया है तो आपका सही आंसर है। तो उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन को हम अब टिक करते हैं, तो जो स्कीमा है वो आपका जो है राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज इन द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज डैश।
तो डेवलपमेंट ऑफ abstract थिंकिंग, सेंट्रेशन इन थॉट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट। तो हमने जब जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट उस थ्योरी का नाम है, तो हम उसमें 4 स्टेजेस पढ़ते हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हम 4 स्टेजेस को पढ़ते हैं जीन पियाजे की थ्योरी में। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए और अपने आंसर को टिक कीजिए कि आप कौन सा आंसर लगाते इसका। जीन पियाजे टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो देखिए इन्होंने बात की है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपने बताना है कि बच्चा कौन सी जो है उसकी विशेषता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की थ्योरी बताना है आपने कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें कौन सी विशेषता है कि बच्चे की, क्या उसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, या फिर उसमें सेंट्रेशन ऑफ थॉट होता है, या हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग होती है, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट। देखिए आपने पूरी थ्योरी पढ़ी होगी और जो उसकी स्टेजेस हैं उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो उनके 4 स्टेजेस हैं और उनके चार के 4 ऑप्शन हैं उनके अलग अलग स्टेज के हैं। बट आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज आप आंसर कर रहे हो तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या सिस्टम है आपने वो देखना है। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर कीजिए। तो उसके बाद देखिए जब हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं उसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में नहीं होती, क्योंकि पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो उसके बाद हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग की जब हम बात करते हैं वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जो 4th स्टेज है, लास्ट वाली स्टेज है, 11 से 15 साल वाली, उसमें होता है 11 से 15 वर्ष। तो हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग उसमें होगी। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएशन है। इसके बाद ये भी नहीं है जो आपका है सेंट्रेशन इन थॉट आपका सही आंसर होगा। तो 2 विल बी द राइट आंसर। तो जो सेकंड आंसर है वो आपका सही है। 10th क्वेश्चन को पढ़िए। 10th क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट टॉपिक से। डेवलपमेंट आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ द डेवलपमेंट अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन। सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट अक्रॉस ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। तो क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। डेवलपमेंट टॉपिक से है और डेवलपमेंट टॉपिक में से उन्होंने पूछा कि डेवलपमेंट के बारे में क्या सही है। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को। विकास के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में ही होने वाला अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या फिर विकास बहुआयामी होता है। तो आपने अपना आंसर जो है वो लगा लिया होगा। देखिए डेवलपमेंट जो है वो सेम रेट से नहीं होती अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन। ये आपका आंसर नहीं है। सेम रेट नहीं होते, सबका जो रेट है वो अलग अलग होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट सबके अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो है कि क्या स्कूल में ही डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। जो स्कूल में लर्निंग होती है उसके द्वारा ही डेवलपमेंट होती है। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। स्कूल में लर्निंग के द्वारा ही अकेली डेवलपमेंट नहीं होती। और उसके बाद है कि डेवलपमेंट अकर ओनली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो जो डेवलपमेंट है विकास केवल और केवल चाइल्डहुड में होगा नहीं। जहाँ पे देखिए ओनली ऑप्शन है उसको भी आपने कभी टिक नहीं करना। ओनली को थोड़ा सा ध्यान में देखिए। यहाँ पे भी ओनली लिखा हुआ है कि ओनली लर्निंग जो स्कूल में होती है उसके द्वारा, यहाँ पे भी ओनली लिखा हुआ है तो ओनली को भी टिक नहीं करना। तो देखिए डेवलपमेंट क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। डेवलपमेंट है मल्टी डायमेंशनल और आपका जो आंसर है फोर्थ विल बी द राइट आंसर। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो आज हमने प्रैक्टिस किए हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। इसके साथ इस चैनल पर जल्द ही CTET के लिए लाइव किए जाएंगे। तो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही साथ लाइव कब आते हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिए। बाकी हम ऐसे ही क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी इस चैनल पे हम MCQs के लाइव करेंगे। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उनको लाइक करें।